नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अपने विषय पॉलिटी पर, और हम लोगों ने बात की अभी तक कि लोकसभा में या राज्यसभा में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके अध्यक्ष या सभापति कौन होते हैं। इस विषय पर हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। और आज की जो हमारी विषय की चर्चा है वो हम इस बात पर करेंगे कि संसद में जो कार्यवाहियाँ होती हैं, या संसद में आप कार्यवाही का मतलब इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो संसद में जो बहस होती है उसके साधन क्या हैं, जो संसद के कार्य करने की जो प्रणाली है उसके साधन कैसे हैं, कैसे कार्यवाही को किया जाता है संसद के अंदर। तो उसमें देखिए कई बहुत महत्वपूर्ण सारी बातें हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो सेशन में। तो दोस्तों, और अगर आप वीडियो पे आ ही गए हैं तो एक बार ये भी देख के जाइएगा कि ये पढ़ा कैसा रहा हूँ, और अब आपके सजेशंस कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि एवोल्यूशन जो भी करेंगे वो आप करेंगे और अपने अंदर जो मॉडिफिकेशन होगा वो मैं करूँगा। तो आपका जब तक एवोल्यूशन रिपोर्ट मेरे पास नहीं आ जाती तब तक तो मैं जैसे पढ़ाता रहा हूँ वैसे ही पढ़ाऊँगा, और जितना मुझसे सुधार खुद से हो पाएगा उतना सुधार मैं करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग संसदीय कार्यवाहियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो संसदीय कार्यवाहियों में दोस्तों आपको पता होगा, आप लोगों ने प्रश्नकाल के बारे में सुना होगा। अब प्रश्नकाल के दौरान में क्या होता है कि कुछ सवाल पूछे जाते हैं मंत्रियों से, सदस्यों द्वारा या विपक्ष के सदस्यों द्वारा, या फिर उनको क्या जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं समय देते हैं जो है बोलने के लिए हर सदस्य को। और ये प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार से चल रही है। आपको अगर बहुत विस्तृत जानकारी चाहिए कि किस प्रकार से सारा कुछ होता है तो आप लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी को प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर होने वाली बहस आप लाइव देख सकते हैं। सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी चैनल है राज्यसभा टीवी का लाइव और लोकसभा टीवी का, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और लेकिन जितनी भी कोशिश हो सकती है यहाँ ऑन बोर्ड मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नकाल क्या होता है कि जब संसद की बैठक होगी, जब भी संसद की बैठक होगी तो संसद की बैठक का जो पहला घंटा होगा, पहला 1 घंटा होगा, वो क्या होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं प्रश्नकाल कहते हैं। और इस प्रश्नकाल के दौरान क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, पहली बात तो ये कि प्रश्नकाल के दौरान क्या होगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन आवर बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कहते हैं क्या, क्वेश्चन आवर। ठीक, तो चलिए एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस कर लेते हैं, जो भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज मुझे आपके सामने डिस्कस करनी है। तो हम लोग बात कर रहे हैं संसदीय कार्यवाहियों की। संसदीय कार्यवाही, संसदीय कार्यवाही के साधन, ठीक। अब इसमें पहली चीज हम लोग क्या जानेंगे कि प्रश्नकाल क्या होता है। प्रश्नकाल के बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर। तो देखिए, संसद का जो पहला घंटा होता है उसकी बैठक के बाद वो क्या कहलाता है, प्रश्नकाल, यानी कि क्या, फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर, फर्स्ट आवर। ठीक, ये बात हो गई। अब सदस्य सवाल पूछेंगे और मंत्री क्या करेंगे, उनका जवाब देंगे। ये तो हो गया आपका प्रश्नकाल। अब इसमें देखिए बहुत जो महत्वपूर्ण बात है, जो सवाल बनता है वो यहां से बनता है कि प्रश्नकाल के दौरान कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहां पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने, 3 प्रकार के प्रश्न। अब आप एक एक करके मैं सारे बताता हूं आपको। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से। पहले तो हो गए मार्क्ड, इनको हम या फिर तारांकित कह सकते हैं, तारांकित प्रश्न। दूसरे हो गए अनमार्क्ड, अतारांकित, और तीसरे हो गए आपके कौन से, तीसरे हो गए आपके जो होते हैं अल्प सूचना के प्रश्न। कौन से, अल्प सूचना को हम लोग क्या कह सकते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो ये 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कितने, अल्प,
अल्प सूचना। तो ये 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं प्रश्नकाल के दौरान। अब जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं इनको मौखिक रूप से पूछा जाता है, मौखिक रूप से पूछा जाता है, और इनका जवाब भी मौखिक होता है, इनका जवाब भी मौखिक होता है। अब इसके बाद में एक चौथी श्रेणी हम अगर बात करें तो एक होती है पूरक प्रश्न की। तो पूरक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं दोस्तों जो अब आपने कोई सवाल पूछा, आपका सवाल एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ, आपका जवाब मिला, आपका उसमें से फिर कोई सवाल निकला, अगर आप दोबारा सवाल पूछते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पूरक प्रश्न। तो पूरक प्रश्न तारांकित प्रश्नों के अंतर्गत पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात तो ये हो गई। ठीक, इसके बाद क्या होगा, पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे। ठीक, अब हम बात करें अतारांकित प्रश्नों की। तो अतारांकित प्रश्नों की अगर हम बात करें तो अतारांकित प्रश्न वे होते हैं जिनके लिए लिखित रिपोर्ट आपकी क्या होती है, आवश्यक होती है। मतलब हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि ये जो सवाल पूछे जाते हैं या जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लिखित अवस्था में पूछे जाते हैं, लिखित पूछे जाते हैं। लिखित रिपोर्ट आवश्यक है, इसमें लिखित रिपोर्ट आवश्यक है, आवश्यक है, और इसका जवाब भी क्या, लिखित रिपोर्ट में ही दिया जाता है। अब अगर लिखित रिपोर्ट की बात है तो अतारांकित प्रश्नों में क्या, फिर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब अल्प सूचना, अब देखिए ये सवाल पूछने के लिए इस प्रकार जो अल्प सूचना के सवाल हैं, इन सवालों को पूछने के लिए कम से कम 10 दिन पूर्व क्या लोकसभा अध्यक्ष को या सदन के अध्यक्ष को अवगत कराना पड़ेगा। कितने, 10 दिन पूर्व, 10 दिन पूर्व अवगत कराने के पश्चात, अवगत कराने के पश्चात। तो ये कब पूछे जाएंगे, जब 10 दिन पूर्व इनको अवगत करा दिया जाएगा। ठीक, और दूसरी बात, इनका उत्तर भी क्या होगा, मौखिक रूप से दिया जाएगा। इनका उत्तर भी कैसे, मौखिक रूप से ही दिया जाएगा। ठीक है, 10 दिन पूर्व अवगत कराने के पश्चात पूछा जाएगा ये सवाल, और इसका उत्तर जो होगा, इसका आंसर जो होगा वो कैसे दिया जाएगा, मौखिक रूप से। तो ये हम लोगों ने बात कर ली जो प्रश्न काल के दौरान 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित और क्या, शॉर्ट टर्म के क्वेश्चंस या अल्प सूचना के सवाल। तो ये यहां तक हम लोगों ने दोस्तों बात कर ली। अब एक चीज ध्यान रखिए, हमने बात की कि जो मंत्री हैं वो तो सवाल पूछ ही सकते हैं, तो जो गैर सरकारी सदस्य हैं सदन में, जो गैर सरकारी सदस्य हैं, क्या वो भी सवाल पूछ सकते हैं? तो हाँ, वो बिल्कुल वो भी सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये बात है जिनको हम लोग प्राइवेट सदस्य कहते हैं, प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन वो जो प्रश्न होंगे वो सदन की कार्यवाही से संबंधित हो या फिर संकल्प से संबंधित हो, इस प्रकार से जो प्रश्न होंगे वो क्या, प्राइवेट सदस्यों के द्वारा भी पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी सदन में आने वाले प्रस्तावों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो प्रस्तावों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, कितनी, 3 श्रेणियों में। अब 3 श्रेणी कौन कौन सी हैं, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। सबसे पहली कौन सी श्रेणी होती है, महत्वपूर्ण प्रस्ताव की। महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौन होते हैं? अब महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपका, मान लीजिए आपको देश के राष्ट्रपति को हटाना है, तो ये कैसा प्रस्ताव हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप जो है देश के महामहिम राष्ट्रपति को उनके पद से खारिज करने की बात कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से यह प्रस्ताव जो होगा वो कैसा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो जाएगा। और अगर आप भारत के महान्यायवादी के हटाने की बात करें तो ये भी कैसा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो जाएगा। अगर आप कहें कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, उसके लिए प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तो ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो जाएगा। तो जो प्रस्ताव को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, प्रस्ताव को बांटा गया है दोस्तों 3 श्रेणियों में। चलिए हम लोग एक एक करके सारी बातों पे चर्चा कर लेते हैं। प्रस्ताव देखिए दोस्तों, प्रस्ताव को बांटा गया है कितनी,
3 श्रेणियों में। अब प्रस्ताव के बारे में अगर हम बात करें 3 श्रेणियों की, तो पहली होती है आपकी, पहली महत्वपूर्ण, दूसरी क्या होती है आपकी स्थापन। स्थापन मतलब हम बोल सकते हैं उसको सब्स्टिट्यूट। स्थापन हिंदी में लिख दूं फिर इंग्लिश में भी बता दूं, स्थापन प्रस्ताव, स्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। ये ज़्यादा समझ में आ रहा होगा आपको सब्स्टिट्यूट, ठीक। और ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट, ठीक। और तीसरा जो आपका होता है, तीसरा और आपका आखिरी होता है पूरक प्रस्ताव। कौन सा? पूरक प्रस्ताव। इसको बोलते हैं पूरक प्रस्ताव, पूरक प्रस्ताव। और अगर हम पूरक प्रस्ताव को इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट प्रपोजल, सप्लीमेंट्री प्रपोजल, सप्लीमेंट्री प्रपोजल। अब देखिए, जैसे मैंने बताया महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौन हो सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रस्ताव जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग का प्रस्ताव, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव, ठीक। अब दोस्तों यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है हमको, ये क्या कि ये सब्स्टिट्यूट प्रपोजल और सप्लीमेंट्री प्रपोजल क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सब्स्टिट्यूट प्रपोजल वो प्रपोजल होते हैं जो किसी इंपॉर्टेंट प्रपोजल में जो लूप होल होगा या जो गैप होगा उसको कंप्लीट करने के लिए ये स्थापन प्रपोजल लाया जाता है। वह प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। किसका? मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है, मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है, स्थान लेता है, वो क्या कहलाएगा आपका स्थापन या सब्स्टिट्यूट प्रस्ताव। लेकिन यहां पर एक बात यहां पर ध्यान रखने योग्य ये है कि जो सब्स्टिट्यूट प्रपोजल है आपका, इसको जब भी सदन एक्सेप्ट कर लेगी या इसको क्या मान लेगी, स्वीकार कर लेगी, तभी जो है पुराने वाले प्रस्ताव को बदलकर इस वाले प्रस्ताव को रखा जा सकता है, ठीक। ये यहां पर जो थी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी आप लोग को याद करने के लिए। अब अगर हम बात करें पूरक प्रस्ताव की, तो पूरक प्रस्ताव कौन होते हैं? तो देखिए, इसका स्वयं का कोई आधार नहीं होता है, ना ही कोई अर्थ होता है जो पूरक प्रस्ताव होता है। पूरक प्रस्ताव सिर्फ वो प्रस्ताव होता है जो गैप्स को फिल करने के लिए होता है, ठीक। अब इस प्रस्ताव को, जो पूरक प्रस्ताव है, इसको सिर्फ उसी दशा में प्रस्तुत किया जा सकता है जब आपने किसी भी सदन में क्या एक जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है या मूल प्रस्ताव है इसको सबमिट कर दिया हो और इस पूरक प्रस्ताव में उस प्रस्ताव का संदर्भ हो। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या मूल प्रस्ताव का संदर्भ हो, इसमें मूल प्रस्ताव का संदर्भ हो, संदर्भ हो, ठीक। उसी दशा में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी सदन में। अब देखिए दोस्तों, इस पूरक प्रस्ताव को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पूरक प्रस्ताव में एक तो आपका होता है सहायक श्रेणी, सहायक श्रेणी जो आपके मूल प्रस्ताव में दिए गए उपबंधों के लिए सहायक व्याख्या करती है। दूसरी श्रेणी आपकी हो जाती है स्थान लेने वाला प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव। और तीसरा हो जाता है आपका संशोधन, संशोधन, संशोधन। अब संशोधन कैसे? संविधान में संशोधन वाला प्रस्ताव, संविधान संशोधन का प्रस्ताव, का प्रस्ताव, ठीक। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग बात करेंगे इसमें आगे की। अब आगे की बात में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे 2 टाइप के एक प्रस्ताव आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी प्रधानमंत्री के खिलाफ में कोई प्रस्ताव लाया जाता है, उनको उनके पद से हटाने के लिए जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। और आपको मैंने आर्टिकल 75 में ये बताया था कि मंत्रिपरिषद अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए सामूहिक रूप से किसके, संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। ये मैंने आपको आर्टिकल 75 में बताया था।
तो उसी के चलिए अब एक और प्रस्ताव होता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव कब पेश किया जाता है? निंदा प्रस्ताव जब भी पेश किया जाएगा वो किसी एक मंत्री या फिर पूरी मंत्री परिषद के लिए पेश किया जाएगा। और ये पेश क्यों किया जाएगा? क्योंकि जब भी कोई मंत्री या कोई पार्टिकुलर मंत्री या किसी विभाग का मंत्री अपने नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करे तो उसके विरुद्ध में क्या हम ये निंदा प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। या किसी के कार्यकलापों के वजह से अगर कोई गैर सरकारी सदस्य या प्राइवेट सदस्य खुश नहीं है तो वो क्या कर सकता है कि निंदा प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव को हम दो अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ लेते हैं। निंदा प्रस्ताव इधर हो गया आपका और इधर हो गया आपका अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अब इसको देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, जो निंदा प्रस्ताव होगा उसको क्या सदन की पूर्वानुमति के बाद ही पेश किया जा सकता है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात यहां पर क्या कि इसको पेश करने का कारण बताना अनिवार्य है। भाई अगर किसी के खिलाफ अगर कोई बात कर रहे हो तो आखिर क्यों कर रहे हो ये रीजन बताना जरूरी होता है। ठीक। दूसरी बात हो गई, ये जो निंदा प्रस्ताव है वो किसी एक मंत्री, बहुत ध्यान से सुनिएगा यहां पर, यही बात जो इसमें इस प्रस्ताव में इंपॉर्टेंट है कि किसी एक मंत्री अन्यथा मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात होगी, ये किस लिए होता है? तो मंत्री परिषद की कुछ विषयों पर निंदा के लिए होता है। पहली बात तो यही हो गई कि मंत्री परिषद की कुछ विषयों पर निंदा के लिए होता है। और अगर हम इसमें बात करें, अगर यह निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए या स्वीकार कर लिया जाए तो क्या इस स्थिति में सरकार को क्या त्यागपत्र देना पड़ेगा या मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है अगर मंत्री परिषद त्यागपत्र दे देती है तो सरकार शून्य हो जाती है। तो यहां पर क्या है कि अगर निंदा प्रस्ताव पारित भी हो जाए तब भी सरकार पर यह दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि सरकार क्या है त्यागपत्र दे दे या मंत्री परिषद इस्तीफा दे दे। क्या कह सकते हैं, त्यागपत्र देने के लिए त्यागपत्र देना जरूरी नहीं, त्यागपत्र दें या ना दें ये निर्धारित नहीं। ठीक। अब हम लोगों ने बात कर ली जब निंदा प्रस्ताव की, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बाद में। मैंने आपको जब शुरुआत में मैं जब प्रधानमंत्री की बात कर रहा था तो वहां पर प्रधानमंत्री का पद रिक्त कराने के संबंध में मैंने आपसे चर्चा की थी। तो आर्टिकल 75 जो है इस बात की चर्चा करता है क्या कि मंत्री परिषद अपने किए गए कार्यों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये आपका कहता था आर्टिकल 75। तो जब ये बात आप यहां पर ध्यान रखिए, अभी मैं समझाता हूं कि इसको हम किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं। तो पहली बात, इसको लोकसभा में पेश करने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात क्या होगा, पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जाएगा, ये पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध लाएगा, पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाएगा। तीसरी इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब ये लाया क्यों जाता है, सबसे बहुत जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव हमको पता है कि अगर मंत्री परिषद खाली होगी तो प्रधानमंत्री का पद भी रिक्त हो जाएगा या प्रधानमंत्री पद भी हट जाएगा। तो ये क्या मंत्री परिषद का लोकसभा में विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। लोकसभा में किसके, मंत्री परिषद के विश्वास के निर्धारण हेतु इसको लाया जाता है। अब दूसरी चीज यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इस चीज को यहां पर लें
तो क्या अगर यह अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है या लोकसभा में स्वीकार हो जाता है 50% सदस्यों के द्वारा इसको बहुमत में लाकर इस प्रस्ताव को अगर पारित कर दिया जाए, तो क्या सरकार की ये बाध्यता होगी कि वो अपना त्यागपत्र दे दे? तो हाँ जी बिल्कुल, सरकार बाध्य होगी अपना त्यागपत्र देने के लिए, अन्यथा की दृष्टि में राष्ट्रपति को उस कार्यवाही को अपने वीटो पावर का या अपनी जो विशेषाधिकार शक्तियां हैं उनका उपयोग करके प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाना होगा, और 1-2 बार ऐसा हुआ भी। ठीक, तो त्यागपत्र क्या, इसमें त्यागपत्र की बाध्यता है। ठीक, किसकी? और सरकार के त्यागपत्र की, सरकार के त्यागपत्र की। तो यहां पर हम लोगों ने इन 2 प्रस्तावों की बात कर ली। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आता है, हम लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं, हम लोग सदन की बात कर रहे हैं, हम ऊपरी सदन और निम्न सदन की बात कर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि मान लीजिए कि समाज में जो दैनिक चर्चा है जो लोकसभा की, उसमें उससे भी महत्वपूर्ण समाज में कुछ घटित होता है, अगर वो उस बात पे कोई मंत्री चर्चा अगर नहीं कर रहा है तो क्या होगा, सदन का कोई भी सदस्य मंत्री का उस विषय पर ध्यान आकर्षित कर सकता है। और इस प्रकार का जो प्रस्ताव होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्या? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। देखो भैया कैसे कैसे प्रस्ताव हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक, तो ये किस अवस्था में लाया जाता है कि सदन का कोई सदस्य, सदन के पीठासीन अधिकारी, अब सदन का पीठासीन अधिकारी कौन, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने कि अगर लोकसभा में की बात करें तो सदन का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, अध्यक्ष। और अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, सभापति या उपसभापति। ठीक, तो यहां पर क्या होगा कि सदन का कोई भी सदस्य क्या होगा, सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति के बाद में यह प्रस्ताव पेश करेगा, और क्या, एक लोक महत्व के अविलंबनीय विषय पर क्या किसी मंत्री का ध्यान आकर्षण करने के लिए इस प्रस्ताव को लाया जाता है, या लोक महत्व का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई मुद्दा है अगर उस पे सदन में चर्चा नहीं हो रही है तो उस विषय पर ध्यान आकर्षण करने के लिए कोई भी सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य क्या या प्राइवेट सदस्य क्या सदन में पीठासीन अधिकारी के अग्रिम अनुमति के बाद में यह प्रस्ताव सदन में पेश कर सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर आ जाती है, एक आता है स्थगन प्रस्ताव। आपने देखा होगा, कई बार टीवी में सुना होगा, अर्णव गोस्वामी से नहीं सुनिएगा, बाकी किसी से भी सुन सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव। अब आपने कई बार सुना होगा कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, बहुत बार आप लोगों ने टीवी में सुना होगा, लेकिन उसका मतलब क्या होता है कि उस स्थगन की कार्यवाही को करने के लिए, उस चर्चा को रोकने के लिए या संसद की कार्यवाही को रोकने के लिए वहां पर क्या आपको टीवी में तो बता दिया गया कि स्थगित हो गई कार्यवाही, लेकिन इस कार्यवाही को स्थगित करने के लिए एक स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। अब ये क्या सदन की कार्यवाही के स्थगन के लिए इसको लाया जाता है, ये बात आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखनी है। अब अगर हम यहां पर बात करें कि सदन में भी कोई किसी ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जो लोक महत्व के विषय में बात नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में सदन अन्य मुद्दों से हटकर जब भी कोई सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य इस विषय पर चर्चा कराना चाहे कि ये विषय जो है अविलंबीय लोक महत्व के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस विषय पर पहले चर्चा की जाए, बाद में हम सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है स्थगन प्रस्ताव को लाने के लिए, जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है स्थगन प्रस्ताव को लाने के लिए, उन पॉइंट्स की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। दूसरी बात क्या, एक से ये जो स्थगन प्रस्ताव है इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जा सकता है। कैसे कि आप
आप किसी भी एक लोकहित के मुद्दे को एक बार ही स्थगन के प्रस्ताव के द्वारा उठा सकते हैं। तो क्या एक मुद्दे से अधिक नहीं शामिल हो सकते, इस प्रस्ताव में एक मुद्दे से अधिक शामिल नहीं हो सकते, अधिक शामिल नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात करें वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं, आप मान लीजिए चीन और भारत के बीच में अब झगड़ा छिड़ जाता है, अब संसद में उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही, तो इस अवस्था में क्या करेगा कि वर्तमान मुद्दे पर बहस कराने के लिए जो क्या होगा, सदन का कोई सदस्य होगा, वो अन्य चीजों से हटाकर ये स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश करेगा कि नहीं साहब, इस विषय पर बात होना चाहिए। ये लोक महत्व के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करंट के इश्यूज ही उठाए जा सकते हैं, करंट इश्यूज ही उठाए जा सकते हैं। ठीक, अब अगर हम इसमें आगे बात करें, ये जो स्थगन प्रस्ताव है, इसके अंतर्गत कभी भी नेवर एवर विशेषाधिकार के संबंध में कोई भी विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, यहां पे इसको मार्क कर लीजिए। सवाल अगर पूछेगा क्या स्थगन प्रस्ताव में विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हाँ, ना, नहीं, क्यों, यही कोई रीजन असर्शन में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ठीक विशेषाधिकार के जो क्वेश्चन होंगे वो नहीं पूछे जा सकते, विशेषाधिकार के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अब कोई लोक महत्व का मुद्दा है, उसमें क्या होगा कि विपक्ष के लोग पक्ष के सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों का या संबंधित मंत्री के ऊपर दबाव डालेंगे, या उसकी क्या करते हैं उसमें बोलेंगे, अगर हम सीधे सीधे कह दें कि खींचेंगे, टांग खींचने की कोशिश करेंगे, तो ये सब चीजें वहां पर होती हैं। और जो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी मुद्दा अगर न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में विचाराधीन मुद्दों के लिए स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। न्यायालय में विचाराधीन मामलों के लिए नहीं लाया जा सकता, के लिए नहीं है। ठीक, ये सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी हम लोगों की स्थगन प्रस्ताव के बारे में, इसकी बात हम लोगों ने कर ली। अब एक बहुत छोटा सा टर्म है औचित्य प्रश्न। अगर हम किसी के बारे में कह दें ये तो आप क्या उचित नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य होने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि उसका कोई भी आशय नहीं है कि वो कार्य सही है। तो एक सवाल इसी में, जब हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं, जब हम साधनों की बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं औचित्य प्रश्न क्या होता है। ये भी सदन में ही पूछे जाते हैं। अब औचित्य प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जब सदन का संचालन सामान्य नियमों के हिसाब से ना हो रहा हो, तब कोई भी सरकारी अन्यथा गैर सरकारी सदस्य क्या करेगा, सदन के पीठासीन अधिकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए क्या औचित्य प्रश्न पूछ सकता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। तो ये यहां तक की बात हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं विधेयक के विषय में कि विधेयक क्या होते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा धन विधेयक, साधारण विधेयक, फलाना विधेयक, ढिमकाना विधेयक, तमाम तरह के विधेयकों के बारे में सुना होगा। तो आज हम लोग को, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए भले ही, लेकिन ये विधेयक वाला पोर्शन हम लोग आज कंप्लीट ही कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों विधेयकों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए बहुत सबसे महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं जिनको हम लोग सरकारी अन्यथा गैर सरकारी विधेयकों की श्रेणी में बांटते हैं। अब सरकारी विधेयक क्या होगा, सरकारी विधेयक या जब भी पेश किया जाएगा यह मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाएगा। किसी भी चीज के संबंध में अगर पेश किया जा रहा है तो मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा। और अगर हम गैर सरकारी विधेयक की बात करें तो यह मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। इसमें सरकारी विधेयक इसको हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट बिल।
और इसको बोल सकते हैं नॉन गवर्नमेंट बिल, गैर सरकारी, गैर सरकारी। ठीक, मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा, मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। दूसरी बात, इसमें अगर हम मंत्री के अलावा किसी के द्वारा भी, मंत्री के अलावा किसी के द्वारा भी, ठीक, तो ये बात हो गई पहली। अब अगर हम बात करें तो ये जो सरकारी विधेयक होगा वो क्या करता है, आपने हमेशा देखा होगा कि सरकार अपनी नीतियों के बारे में बताता है। जब भी कोई विधेयक लेकर आता है, कोई भी विधेयक लेके आएगी सरकार, तो उसमें उसकी नीतियां जरूर होंगी। ये आपने कॉमन चीज देखी होंगी कि सरकार ये चाहती है, सरकार ये करना चाहती है, सरकार आपकी भलाई के लिए ये करना चाहती है, सरकार आपके साथ में ये करना चाहती है, आपसे जो है आपके सोना बेचने पर 3% ब्याज लेना चाहती है सरकार। ये 2019 के बाद में हुआ है, अभी पेपर पढ़ लेना कि 3% ब्याज सोना बेचने पे भी लग जाएगा। तो ये सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। जो भी सरकारी विधेयक होगा वो क्या करेगा, सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करेगा, सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब वहीं अगर हम गैर सरकारी विधेयक की बात करें तो यह सार्वजनिक मामलों की बात करता है। ठीक, सार्वजनिक मामलों की। ठीक, और अगर हम फिर से सरकारी विधेयक की ओर बढ़ें और सरकारी विधेयक की बात करें तो सरकारी विधेयक का जो होता है कि आपको पता है कि जब भी सरकार कोई भी विधेयक लेके आती है तो उसकी 99% चांसेस होते हैं कि वो सदन में पास हो जाएगा। तो इसमें क्या, सदन में पास होने की उम्मीद होती है, सदन में पास होने की उम्मीद होती है। तो क्या करें, गैर सरकारी विधेयक वाले उम्मीद खो दें? नहीं, इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है लोकहित के मामले में आजकल की सरकारें कितनी ही ज़्यादा हो गई हैं, और पहले से इस बात की आशंका थी कि आगे चलकर सरकारें इस विषय पर काम नहीं करेंगी। तो ये बहुत पहले की आशंका है जो आज जो है आप सबकी सामने है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सीधी हो गई बात। अगर ये प्रस्ताव को अस्वीकृत भी हो जाए, गैर सरकारी जो विधेयक है, अगर इस पे अस्वीकृत हो जाए, अस्वीकृत होने पर गैर सरकारी जब भी विधेयक अस्वीकृत होगा तो सरकार पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। अब जो भी ये सरकारी विधेयक है, सरकारी विधेयक को पेश करने से पूर्व सदन से 7 दिन पूर्व, क्या सदन को 7 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, 7 दिन पूर्व सूचना। अब यहाँ पे विलंब देखिए, यहाँ की अगर हम बात करें तो 1 माह पूर्व नोटिस देना होता है। कितना? 1 माह पूर्व नोटिस, मतलब लोक महत्व की चीजों के लिए इतना समय, 1 माह पूर्व नोटिस देना होता है, 1 माह पूर्व नोटिस देना होता है। अब दोस्तों, जब आपको पता है कि हम सरकारी विधेयक की बात कर रहे हैं, तो सरकारी विधेयकों को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भाई, सरकारी विधेयक कौन बनाएगा? संबंधित विभाग का मंत्री बनाएगा, तथा विधि के संबंधित जो विभाग होगा उसके विधि विभाग के परामर्श पर बनाएगा। तो संबंधित मंत्री विधि विभाग के परामर्श पर ये सरकारी विधेयक बनाएगा, और इसको जो व्यक्ति लेके आ रहा है इसका निर्धारण संबंधित सदस्य ही करेगा इस गैर सरकारी विधेयक का। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने अपनी बात को समाप्त कर लिया। अब चलिए हम बात करते हैं संसद में एक हमारा जो अब नया टॉपिक जुड़ेगा इसमें इसी से रिलेटेड, वो संसद में विधायी प्रक्रियाओं से रिलेटेड होगा कि संसद में विधायी प्रक्रिया कैसे कार्य करती है। संसद में विधायी प्रक्रियाओं की बात करेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद जो आपका 107 है, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद जो है आपका 107, तो अनुच्छेद आपका 107 है, वो इस बात की चर्चा करता है कि विधेयकों को प्रस्तुत करने तथा उनके पारित करने के संबंध में जो उपबंध हैं वो कहां पर दिए गए हैं? आपके अनुच्छेद 107 में दिए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 107 में। ठीक,
तो देखिए दोस्तों, विधेयकों की हम लोगों ने बात की, दो बहुत जो मेन प्रकार के जो मेन महत्वपूर्ण है वो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक की श्रेणियों में बांटे जाते हैं। अब जो संसद में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी? 4 श्रेणियों में। पहला तो कौन सा? साधारण विधेयक। दूसरा कौन सा आपका होगा? धन विधेयक। और तीसरा होगा आपका वित्त विधेयक। और चौथा होगा आपका संविधान संशोधन विधेयक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं विधेयकों की। इसकी विधेयक, विधेयक कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के बहुत ध्यान से समझिए सारी बातों को। विधेयक होंगे 4 प्रकार के। कौन कौन से आपका होगा? साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बिल। ठीक, उसके बाद में आता है आपका कौन सा? धन विधेयक। धन विधेयक का नाम बहुत सुना आप लोगों ने, धन विधेयक। अब इसको क्या बोलते हैं? मनी बिल, मनी बिल बोल देंगे भाई, धन मतलब मनी। और फिर आपका आता है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक आ गया। अब उसके बाद में आपका आता है कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। सबसे ज्यादा सवाल यहां से बनते हैं पॉलिटी के, संविधान संशोधन विधेयक से। सीधे सीधे सवाल पूछ लेगा कि ये संशोधन को संविधान के किस संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि जो है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हटाया गया था, तो आपको बहुत ही याद रखना है कि उसको किस विधेयक के द्वारा हटाया गया था। इस प्रकार के सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनरी विल की। तो ये जो ऑर्डिनरी विल होता है, इसमें क्या वित्तीय मामलों को छोड़कर और सभी मामले होते हैं। पहली बात तो क्या, इसमें वित्तीय मामले नहीं होते हैं, वित्तीय मामले नहीं होते हैं। ठीक, दूसरी बात, जब हम धन विधेयक की बात करेंगे तो इसमें वित्तीय मामले हैं। कैसे? वित्तीय मामले, वित्तीय मामले होंगे। ठीक, वित्तीय मामले मतलब कैसे? वित्तीय विषयों पर होंगे, जैसे करारोपण हो गया आपका, लोक व्यय इत्यादि के बारे में। जैसे क्या? वित्तीय मामले जैसे करारोपण, ठीक, लोक व्यय, लोक व्यय, इन सभी के बारे में क्या होगी? इसमें विधिवत उल्लेख किया होगा। अब ये जो आपका वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक को देखिए यहां पर 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक तो वित्त विधेयक, एक वित्त विधेयक। बहुत ही हिसाब से समझ लीजिए चीजों को। वित्त विधेयक एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। एक है 110 में और एक है 117 में। एक माफ कीजिएगा, एक 117(3) में है, एक 117(1) में है और एक 117(3) में। ये आर्टिकल्स हो गए आपके। ठीक तो वित्त विधेयक भी देखिए, इसमें भी वित्तीय मामले होते हैं, लेकिन ये उस प्रकार से नहीं होता है जिस प्रकार से आपका धन विधेयक होता है। इसमें भी वित्तीय मामले ही होते हैं, वित्तीय मामले होते हैं, मामले होते हैं, लेकिन उस प्रकार के नहीं होते हैं जैसे इसमें लोक व्यय, करारोपण, इस प्रकार के मामले। तो इस प्रकार के मामले इसमें नहीं होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी ये वित्तीय विधेयक ही है। अब संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम बात कर लें तो संविधान में जो भी उपबंध दिए गए हैं उनमें संशोधन करने के लिए कैसा विधेयक लाया जाता है? संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। ये बात आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, तो जो साधारण विधेयक होता है आपका, तो साधारण विधेयक की अगर हम बात करें तो साधारण विधेयक आपका लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस या पूरा स्थापित किया जा सकता है। पूरा स्थापित, पूरा स्थापित, देखिए कितना कठिन वर्ड दिया है किताबों में, पूरा स्थापित। अब पूरा स्थापित का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? पूरा स्थापित का मतलब होता है दोस्तों, सीधी सीधी अगर हम बात करें तो पूरा स्थापित का मतलब होता है इंट्रोड्यूस कराना। ठीक, इंट्रोड्यूस कराना। तो चलिए हम बात करते हैं साधारण विधेयक की। साधारण, और इधर आ जाएगा आपका धन विधेयक। ठीक तो साधारण विधेयक देखिए, आपका साधारण विधेयक आपका लोकसभा या फिर राज्यसभा, ये कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पहली बात हो गई।
और अगर हम बात करें धन विधेयक की, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक, अब अगर हम बात करें, ये जो साधारण विधेयक होगा इसको कोई मंत्री भी इंट्रोड्यूस कर सकता है या कोई गैर सरकारी सदस्य भी कर सकता है। तो इसको इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है, इसको इंट्रोड्यूस कर कौन सकता है? पहली बात तो मंत्री या फिर कोई गैर सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य। ठीक, ये दूसरी बात हो गई। और अगर हम बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक को इंट्रोड्यूस कौन कराता है? सिर्फ और सिर्फ मंत्री ही करा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मंत्री ही करा सकता है। इसमें अगर हम अगले पॉइंट की चर्चा करें, अगली बात करें, तो ये जो साधारण विधेयक है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, अब इसको बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के भी इसको पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के, अनुमति के पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। यही बात ध्यान रखनी है आपको कि सिर्फ पेश किया जा सकता है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी विधेयक होगा वो पारित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ विधेयक, साधारण विधेयक जो होंगे वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पेश किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक क्या होगा? जो भी धन विधेयक होगा राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद पेश किया जाएगा, बाद पेश किया जाएगा, बाद पेश किया जाएगा। यहां तक हम लोगों ने बात कंप्लीट कर ली। अब देखिए दोस्तों, जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा है इसको अधिकतम मैक्सिमम 6 मंथ्स तक रोक सकती है। मैक्सिमम कितने? 6 मंथ तक रोक सकती है। और जो धन विधेयक है, धन विधेयक को 14 दिन से ऊपर राज्यसभा रोक नहीं सकती है। 14 दिन के बाद उसको राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। ठीक, तो दूसरी बात हो गई ये, 14 दिन तक रोक सकती है। अब राज्यसभा में भेजने से पूर्व, राज्यसभा में इस साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजने से पूर्व क्या वहां के अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है? अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं, प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और यहां पर अगर हम बात करें तो अध्यक्ष की प्रमाणन की जरूरत यहां भी नहीं है। ठीक, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं है। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली। अब देखिए यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता है साधारण विधेयक है तो वो लोकसभा में भी जाएगा और राज्यसभा में भी जाएगा। और राज्यसभा और लोकसभा के अगर मत नहीं मिल रहे हैं किसी विधेयक पर तो बहुत ही आसान सी बात है, तो गतिरोध की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। और जब भी गतिरोध की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी किसी विधेयक को पारित करने के दौरान, तो उस अंतर्गत क्या होगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुला लेगा कि आओ सारे एक जगह में, एक ही खोपचे में। तो फिर क्या होगा, संयुक्त बैठक बुला लेगा। और संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक का अध्यक्ष होगा। तो ठीक, तो इस बिल को पास कराने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, बुलाई जा सकती है। अब अगर हम वही धन विधेयक की बात करें तो दोस्तों आपको मैंने बहुत शुरुआत में ही बताया कि इसमें सिर्फ राज्यसभा में कितने, राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन के लिए होता है और राज्यसभा पे इस पे किसी भी प्रकार की संतुष्टि दे वो विचाराधीन नहीं है। लोकसभा चाहे तो उस पर विचार करे, अन्यथा ना करे। तो इस प्रकार से यहां पर हम एक चीज समझ सकते हैं कि संयुक्त बैठक का कोई औचित्य जो है धन विधेयक के संबंध में नहीं बनता है। दूसरी बात अगर हम करें, अगर यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत हो जाए, साधारण विधेयक लोकसभा में क्या हो जाए, अस्वीकृत हो जाए, तो इस अवस्था में क्या सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। लेकिन अगर इसे मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया हो, सरकार त्यागपत्र देना पड़ सकता है, त्यागपत्र देना पड़ सकता है, त्यागपत्र देना पड़ सकता है, अगर इसे इंट्रोड्यूस किसने किया हो,
किसी मिनिस्टर ने किया हो, किसी मिनिस्टर ने किया। ठीक, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ भी क्या होगा कि अगर लोकसभा में धन विधेयक क्या होगा अस्वीकार हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यहाँ पर एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि जो धन विधेयक होगा उसको पुनर्विचार के लिए भेजा नहीं जा सकता है। धन विधेयक को कभी भी, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति क्यों नहीं भेज सकता? आप इस सवाल का जवाब मुझे देने का कोई भी कमेंट में बता दे, वीडियो रोक के, कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं भेजा जा सकता? क्यों? क्योंकि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से सहमति लेनी होती है और राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही धन विधेयक को संसद में पेश किया जाता है। दैट्स वाई राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता है। ऐसा मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति की सहमति थी तभी यह धन विधेयक पेश हुआ, तो अब इस पे पुनर्विचार का कोई औचित्य ही नहीं बचा है। तो धन विधेयक को कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता, भेजा जा सकता। अब धन विधेयक के संबंध में जो भी निर्णय होगा, जो भी अंतिम निर्णय होगा, वो किसका होगा? आपको बहुत ही आसान सी बात यहां पर समझनी है, क्योंकि लोकसभा में आ रहा है, राज्यसभा भी 14 दिन रख सकती है और उसका मत जो है कोई भी बहुत महत्वपूर्ण मत नहीं होगा। और सारा काम कौन कर रहा है? लोकसभा कर रही है। बहुत ही सिंपल सी बात। तो जो अंतिम निर्णय भी होगा वो भी किसका होगा? लोकसभा का ही होगा। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होगा, तो आपको सीधे सीधे जवाब देना है कि धन विधेयक के संबंध में जो भी अंतिम निर्णय होगा वो किसका होगा? आपका लोकसभा का ही होगा। ये ठीक, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। अब यहां पर बात अगर हम साधारण विधेयक की करें तो साधारण विधेयक को आपको पता है कि ये दोनों सदनों में जाएगा, दोनों सदनों से पारित होगा, उसके बाद में फिर राष्ट्रपति के पास में जाएगा। 5 चरण होते हैं किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए। प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन। प्रथम पाठन में जब वो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होगा, फिर सदन में लोगों को बांटा जाएगा, सदन के लोग उस पर बहस करेंगे, विचार करेंगे, फिर द्वितीय पाठन में जाएगा, फिर तीसरे पाठन में जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि वो दूसरे सदन में जाएगा। मान लीजिए राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा। अब वहां से पास होने के बाद में फिर क्या होगा? वो 5वीं अवस्था में कहां? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। जब राष्ट्रपति स्वीकृति दे देगा तभी कोई बिल, अधिनियम या कानून बन पाएगा। तो ये बात आपको बहुत लंबी प्रोसेस है, तो ये चीज आप लोग को समझ लेनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक रखेंगे हम लोगों से जितनी चर्चा आज की वीडियो में हो पाई। आप पता नहीं कितनी देर की वीडियो बनी है, आप लोग देखना प्रेफर करते भी हैं इतना देर की नहीं, पता नहीं। खैर मैंने देखा है कि वीडियो तो यूट्यूब पे 8-8, 10-10 घंटा, कुछ लोग तो मैराथन चलाते हैं। धन्य हैं वो लोग जो मैराथन चलाते हैं। सभी टीचर्स अच्छे हैं जो मैराथन चलाते हैं, बड़े मेहनती लोग होते हैं वो लोग। यूट्यूब पे जो भी बंदा पढ़ा रहा है वो बहुत मेहनती है। आप ये लोग एक चीज़ मान के चलिए, किसी को भी आप गलत नज़रों से नहीं देख सकते। जो भी आपको कंटेंट ला के दे रहा है वो बहुत मेहनत करके दे रहा है। तो दोस्तों उसी मेहनत को करके हम भी यहाँ तक आते हैं, आप लोग को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। रिस्पांस, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म छोटा है तो उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं है, लेकिन आई होप कि जिस दिन वीडियो एक स्टूडेंट ने देख ली पूरी तरीके से अच्छे से और उसको समझ में आया तो वो वीडियो को इतना शेयर कर देगा कि हम भी जो है कल के सितारे हो जाएंगे। खैर हमको सितारा नहीं बनना है, लेकिन एक अच्छा टीचर आप लोग के लिए ज़रूरी बनना होगा, यही दिली ख्वाहिश है। और आपको आपकी सफलता के लक्ष्य में हमें आपको उसको हासिल कराना होगा। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग फिर से एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप अकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।